माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु तिवारी आप लोगों के लिए बीटेक स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें आपकी जो पांचों यूनिट्स हैं उसके हर टॉपिक को मैं कवर करूँगी। और जो भी आपकी यूनिट्स में टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक्स को मैंने 5 क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कंपाइल किया है। और ये 5 क्वेश्चंस आपको 2 कैटेगरी में मिलेंगे, एक शॉर्ट टाइप है और लॉन्ग टाइप है। शॉर्ट टाइप मीन्स जो क्वेश्चंस आपको 2 नंबर या 4 नंबर के लगभग पूछे जाते हैं, और लॉन्ग टाइप मतलब जो क्वेश्चन आपको लगभग 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरी यूनिट सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चंस के फॉर्म में कंपाइल्ड मिलेगी। और चूंकि यहाँ पर तो आप उतना अच्छे से बार बार आपको वीडियो रुकने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने इसका प्रॉपर नोट्स आपको अपनी वेबसाइट पे दिए हुए हैं। और आप मेरी वेबसाइट का एड्रेस आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा, तो आप उस एड्रेस पे जाके अपने नोट्स जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि यदि आप इतना 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चंस इस यूनिट से कर लेते हैं, तो आप ये ना सोचें कि ये 5 या 6 क्वेश्चंस हैं, इसमें लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप मिला के पूरी यूनिट कवर्ड है, बट उसका जो फॉर्मेट है वो 5 या 6 क्वेश्चंस का है, तो आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आज मैं इसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। और क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे आपका जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है डी ब्रोगली प्रिंसिपल। बट डी ब्रोगली प्रिंसिपल जो है आपको वो किस फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आप 12th में भी पढ़ चुके हैं, आपने क्वांटम की स्टार्टिंग जो है 12th में भी पढ़ी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, आपने आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा हुआ है, मतलब क्वांटम से आप परिचित तो हैं। क्वांटम बच्चों थोड़ा सा टफ आपको जाएगी, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में हम बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन तक अपनी स्टडी को लेके जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन चूंकि हमें नज़र नहीं आते हैं, इसलिए हमें उनको समझने में, उनकी प्रॉपर्टी समझने में, उनकी एनर्जी समझने में, उनका ट्रांजिशन समझने में थोड़ा दिक्कत तो होती है। परंतु मैं कोशिश करूंगी कि उस इलेक्ट्रॉन से भी आप उतने ही फ्रेंडली हो जाएं जितने एक आप पार्टिकल से होते हैं, जो मैक्रोस्कोपिक है, जो आपको आंखों से नज़र आता है और जिसके बारे में आप 12th तक फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़े हुए हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि एक्सप्लेन वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, यानी आप उसको हिंदी में तरंग कण द्वैतता भी बोलते हैं, एंड मैटर वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का आपको सिर्फ हेल्प लेना है, बट स्पेशली आपको इसमें जो नोट करना है वो चीज़ है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी एंड मैटर वेव्स। मैटर वेव्स को हिंदी में आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, द्रव्य तरंगें भी बोलते हैं। मैं हिंदी आपको इसलिए बता रही हूँ, बीटेक जरूर आपको इंजीनियरिंग हिंदी में नहीं है, परंतु कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम से 12th में होंगे उनको हो सकता है मे बी इस टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं उसको मेन टर्मिनोलॉजी को हिंदी में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो बच्चों यदि हम देखें कि इसका कहाँ से ओरिजिन हुआ, या डी ब्रोगली का क्वांटम में कहाँ तक योगदान है, या डी ब्रोगली से ही स्टार्टिंग हम क्यों क्वांटम फिजिक्स की कर रहे हैं। तो बच्चों क्वांटम फिजिक्स की स्टार्टिंग एक्चुअली डी ब्रोगली से नहीं हुई है। क्वांटम फिजिक्स आपने प्लैंक के फॉर्म में भी पढ़ी थी, जहाँ आपने ये देखा था कि एनर्जी जो होती है वो किसके फॉर्म में होती है, बंडल ऑफ पैकेट्स। और उन पैकेट्स को आप क्या बोलते थे बच्चों, फोटोन, और जिसकी एनर्जी होती थी E = h न्यू, जहाँ पर h होता था बच्चों प्लैंक कांस्टेंट और न्यू होती थी फ्रीक्वेंसी। आपने जो आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था, उसमें पढ़ा था आपने E = mc², जहाँ m होता था पार्टिकल का मास और c होती थी स्पीड ऑफ लाइट। यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों इक्वेट करते हैं तो डेफिनेटली हम इसको इस तरह से इक्वेट कर सकते हैं, h = mc²। और आप जानते हो कि न्यू = कितना होता है, c/λ। न्यू = c/λ यदि हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन वी आर गेटिंग h/λ = mc। और mc तब जबकि स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, मतलब हमको c लेना है। और बाई चांस यदि हमारे पास पार्टिकल है तो हम उस mc को हम क्या बोल सकते हैं, mv, जहाँ पर v जो वेलोसिटी है बच्चों वो वेलोसिटी पार्टिकल की है। और हम सब जानते हैं कि mv किसका फॉर्मूला होता है, p का, P यानी मोमेंटम। मैंने आपको ये कुछ जल्दी में इसलिए भी बता दिया क्योंकि ये आप ऑलरेडी 12th में कर चुके हैं, ऊपर लिखा हुआ भी है नॉट रिक्वायर्ड, आपको बीटेक में इसको प्रूफ करके देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी स्टार्टिंग होती है बच्चों स्टेटमेंट से, और स्टेटमेंट में सबसे पहले जिस चीज़ पे मैं स्ट्रेस दे रही हूँ उसको समझना, अ मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव। मतलब यदि कोई पार्टिकल मूव करता है
तो डेफिनेटली वो क्या जनरेट करता है, वो एक वेव जनरेट करता है। अब ये चीज़ समझने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इसको इन्होंने जो फॉर्मूले के फॉर्म में दिया और इनकी जो कहना चाहिए इंपॉर्टेंस है डी ब्रोगली की, वो यही है कि उन्होंने इसको इस फॉर्मूले में जो आपको अभी आपने डेराइव करके निकाला, एच इज इक्वल्स लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। बच्चों क्लियरली जानते हैं हम लैम्डा किसकी क्वांटिटी है या किससे रिलेटेड क्वांटिटी है, वेव से रिलेटेड क्वांटिटी है। वेव के बारे में हम सब जानते हैं कि वेव क्या है, साउंड वेव पढ़ी है हमने, लाइट वेव पढ़ी है हमने, तो वेव से हम पूरी तरह से वाकिफ हैं। लैम्डा हम जानते हैं वेवलेंथ है, हिंदी में आप बोल सकते हैं तरंग दैर्घ्य है। एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड पी इज मोमेंटम, मोमेंटम मीन्स संवेग, है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं mv, इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम जान रहे हैं कि दिस क्वांटिटी इज रिलेटेड विद द पार्टिकल p एंड दिस क्वांटिटी इज रिलेटेड विद द वेव। मतलब डी ब्रोगली ने एक ऐसा प्रिंसिपल दिया और एक ऐसा फॉर्मूला दिया जो हमको एक वेव नेचर को और एक पार्टिकल नेचर को आपस में जोड़ते हुए एक ऐसा फॉर्मूला देता था जो जिसके बल पे हम कई चीज़ें कैलकुलेट कर पाए। आप इसके आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि आप लैम्डा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप पी भी निकाल सकते हैं, आप वेलोसिटी वी भी निकाल सकते हैं, ऐसे आप कई चीज़ें निकाल सकते हैं। इवन आप एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एनर्जी भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये डी ब्रोगली का इंपॉर्टेंस है। लेकिन बात अभी फिर वही की वही है कि एक्चुअल में मूविंग पे मैंने स्ट्रेस क्यों दिया, मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव। इस फॉर्मूले को यदि हम देखें तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है हमको कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जो तरंग दैर्घ्य है वो मास के द्रव्यमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब समझ रहे हैं कि यदि लैम्डा बढ़ेगा तो मास कम होगा, मास बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा। लैम्डा बच्चों आप जानते हो, लैम्डा वैसे मैं बड़ी छोटी चीज़ बता रही हूँ, आप लोग पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रॉफ क्या कहलाता है, वेवलेंथ। अब आप समझ सकते हैं कि यदि लैम्डा बढ़ेगा तब हमको वेव का क्या हो सकता है बच्चों, एहसास हो सकता है। जैसे पानी में आप तरंगे देखिए, पानी में यदि वेव यदि इस तरीके से है तो आपको वेव का एहसास होगा कि ये वेव है। लेकिन यदि पानी में तरंग कुछ इस तरीके से है जिसमें उसका लैम्डा काफ़ी कम है तो डेफिनेटली आप शायद उस वेव का एहसास ना कर पाएँ। लेकिन ये चीज़ जो है किससे रिलेटेड है बच्चों, मास से। अब इसको आप ऐसे देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा यदि कोई धनुष है, धनुष से यदि कोई तीर चलाता है तो तीर डेफिनेटली किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, काफ़ी हल्का है। और यदि वो किसी सूने एरिया में चलाया जा रहा है और जैसे ही वो चलाते हैं हवा को चीरता हुआ जाएगा, आवाज़ साए की आवाज़ आएगी। मैंने सूना इसलिए बोला कि ये चीज़ आप शायद कभी भीड़ में होंगे तो इस चीज़ को एहसास नहीं कर पाएंगे, बट सूने में वो आवाज़ आपको साफ सुना देगी। तो जब वो तीर आगे बढ़ा तो डेफिनेटली मतलब पार्टिकल क्या हुआ बच्चों, मूव हुआ। और पार्टिकल मूव हुआ तो आपको जो ये साए की आवाज़ आई, डेफिनेटली आगे जाके पार्टिकल टू पार्टिकल, पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी क्या हुई, ट्रांसफर हुई। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है बच्चों, वेव की होती है। तो क्या जनरेट हुई, वेव जनरेट हुई। और वेव जनरेट हुई इसका हमको एहसास हुआ, परंतु अगर हमने बोला ना सूने में जाएं, मतलब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हुआ। तो आप अगर कभी प्रैक्टिकल करके भी देखें, जैसे बंदूक की गोली है, बुलेट जिसको आप बोलते हैं, यदि आप बुलेट को चलाते हैं तो डेफिनेटली उसका मास भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसका भी यदि आप कोई भी मास लेके लैम्डा कभी भी निकालने की कोशिश करें तो देखिए उसका जो लैम्डा होता है वो क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, कम। अभी हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि लैम्डा यदि ज़्यादा होगा तभी हम वेव का एहसास कर पाएंगे। तो अगर मास ज़्यादा है तो डेफिनेटली लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो पार्टिकल जो होते हैं, जो हमारी नज़रों के सामने होते हैं, जो स्थूल स्तरीय होते हैं, जो हमें खुली आंखों से नज़र आते हैं, जो मैक्रोस्कोपिक होते हैं, उनका मास ज़्यादा होता है। जो तीर है, तीर डेफिनेटली जिन पार्टिकल से मिलकर बना है वो हमें नज़र आ सकते हैं, वो मैक्रोस्कोपिक हैं। इसलिए वो जो लैम्डा जनरेट कर रहे हैं उस लैम्डा की वैल्यू बच्चों क्या है, बहुत कम है। मतलब ये जो वेव है ये आप ये समझ सकते हैं कुछ इस तरह से मूव कर रही है। और अगर इतने
पास पास अगर शंख और गर्त आपके क्रेस्ट एंड ट्रॉफ होंगे तो डेफिनेटली आप उस वेव का एहसास नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको उसका एहसास तो नहीं होता है। परंतु यही बात यदि मैं इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन का सारे जानते हैं कि मास बहुत कम होता है, तो डेफिनेटली लैम्डा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये आप इसको न्यूमेरिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। आप यहाँ मास लें किसी बुलेट का, बंदूक की गोली का लें और फिर आप लैम्डा फाइंड आउट करें, और यहाँ आप मास लें किसी इलेक्ट्रॉन का जो आपको पता होता है, ऑलरेडी नोन होता है, वो लें और उसके बाद आप लैम्डा फाइंड आउट करें। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो लैम्डा आएगा बच्चों वो बहुत कम आएगा। लैम्डा कम आएगा यहाँ पे अगर मास आपका इलेक्ट्रॉन का है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, और यदि लैम्डा ज़्यादा आता है बच्चों, यानी वेव कुछ इस तरह की आती है, तो हम उस वेव का क्या कर पाते हैं बच्चों, एहसास कर पाते हैं। तो पहले तो मैं आपको शायद एक शब्द ये समझा पाई होंगी कि मूविंग पार्टिकल नाम क्यों दिया। मूविंग मतलब जब हमारा तीर चला तब हमें जाके ये एहसास हुआ कि उसने क्या प्रोड्यूस की, वेव प्रोड्यूस